नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज का मॉक टेस्ट नंबर है 56। यानी कि इससे पहले जो है 55 मॉक टेस्ट यानी कि 55 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, जो डेली आते हैं आपके सुबह 7 बजे, है ना। और एक शाम को 7 बजे भी क्लास आती है, वो भी आप देख सकते हैं। और जो लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनकी एग्ज़ाम है सितंबर में, तो उनके लिए एक विशेष सूचना कि जो लोग चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। 40 डेज़ का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, घर बैठे पूरा कोर्स कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9753749986 पर। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कोर्स कितने दिन का है और कैसे। हाँ, वैसे तो मैं बता दूं 40 दिन का कोर्स है, जिसमें 40 वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपकी मैथ्स का अरिथमेटिक पोर्शन आपको करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के साथ देखिएगा, लिखा हुआ है कि 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या है। 1/10,000, 1/1000, 1/100 या 1/10। चलिए करने की कोशिश करिएगा। आपको 1 का स्थानीय मान बताना है, किसमें? 0.0159 में करने की कोशिश करिएगा। और एंड में आप सभी को स्कोर कमेंट करना है। जिन लोगों ने कल भी किया था स्कोर और होमवर्क का आंसर भी किया था, उन लोगों का बिल्कुल सही था। सभी का आंसर मैंने चेक किया था, है ना, बिल्कुल सही था। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे तो देखिएगा कि 0.0159 में 1 का स्थानीय मान। तो देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूं तो इस 1 को अभी रहने दीजिए, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां लिखेंगे 1, और जितनी संख्याएं पॉइंट के पीछे है उतने जीरो लगाएंगे। तो 1 है ना, 2, 3 और 4। तो आप देखेंगे कि यहाँ 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा। तो 1 का स्थानीय मान यहाँ पर पीछे 5 और 9 है, तो इसको कर देंगे। 1 का स्थानीय मान हो जाएगा 100 बटे कितना, 1, 2, 3, 4, 10,000 हो जाएगा। तो 100 बटे 10,000 को हम काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, है ना 1 जीरो से 1 जीरो। तो 1/100 यानी कि 1/100 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका सेकंड वाला प्रश्न देखिएगा। लिखा हुआ है कि डॉक्टर B.S. ब्लूम के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोष नहीं है। आपको बताना है डॉक्टर B.S. ब्लूम के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोष नहीं है। कक्षा में जो कार्य किया जाता है वह विषय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, या फिर ऑप्शन नंबर बी कि प्रश्न पत्र में मौलिकता का पूर्ण अभाव रहता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में शिक्षक की आत्मनिष्ठा का प्रभाव पड़ता है, या ऑप्शन नंबर डी कि उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना। तो कौन सा दोष नहीं है? तो ये आपका दोष नहीं है, ये तो सही बात है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है एक दोष नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड आपके सामने है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका क्वेश्चन आप लोगों ने किया भी था, आपने ने 2 दिन पहले जो मॉक टेस्ट किया था उसमें इससे संबंधित प्रश्न किया था कि संख्याओं का योग, लगातार संख्याओं का योग हमने सीखा था, जिसमें देखिए आपको निकालना है कि पहली 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 1035 होगा, 1280 होगा, 2070 होगा, या 2140 होगा। तो इसको करने का जो फॉर्मूला था हम कर लेंगे। वीडियो का आप रोक के कर लीजिएगा पहले ही, है ना, और अपना स्कोर चेक करते रहिएगा। अब मैं बताता हूं कि इसका जो फॉर्मूला था वो ये था कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 गुणित आपको करना रहता है कुल संख्याएं, कि कुल संख्याएं कितनी हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो पहली संख्या क्या है, तो देखिएगा पहली संख्या प्राकृतिक संख्या होती है 1, है ना, 0 को प्राकृतिक में नहीं काउंट किया जाता है, तो पहली 1 हो जाएगी। और आखिरी कितनी हो जाएगी, 45 तक है तो 45 हो जाएगी। बटे आप 2 करेंगे और इंटू करना है, कितनी संख्याएं हैं टोटल, तो 45 खुद ही बोल रहा है, तो यहाँ पर आप करेंगे 45, है ना, और 45 और 46 बटे 2 इंटू 45। तो आप देखते हैं यहाँ पे 23 आ जाएगा, और 23 इंटू 45, है ना, आप देखते हैं 23 इंटू 45 करना है। तो आप क्या करिए, इकाई अंक सहारा लीजिए। 3 इंटू 5 करेंगे, तीनों बचे 15, तो यानी इकाई के अंक पे 5 आएगा। तो कहाँ 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो पूरा इंटू करने की जरूरत भी आपको नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 1035 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बड़ा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फोर्थ, देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है कि पढ़ने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है। मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह कौन सी है। मनोवैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, या फिर आर्थिक है। तो आप सभी को पता है कि जिस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह कौन सी है, तो वह ऑप्शन नंबर डी है। तो आर्थिक गतिविधियों में, जो अर्थ यानी कि पैसे से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसमें गणित का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। पैसों के लेन देन में
गणित का सर्वाधिक महत्व है, सर्वाधिक प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है कि एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 3 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या के 3 गुने को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 7 होगा? करने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिए कैसे करना है। तो मैं वो संख्या बनाने की कोशिश करता हूं जिस संख्या में भाग लगाया जा रहा है। अब 15 से भाग लगा रहे हैं और आपकी कुछ भी संख्या हो सकती है जिसको भाग लगाने से क्या हो रहा है कि 3 आपका शेषफल बच रहा है। तो मैं ऐसी संख्या ले लूं कि 15 से 3 ज्यादा ले लूं, तो मान लो वो संख्या 18 है। तो इस 18 में भाग लगाया 15 कम 15, तो शेष बच रहा है आपका 3, यानी कि वो संख्या 18 हो सकती है। फिलहाल हम फर्ज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वो संख्या 18 है, उससे ही आपका 3 शेषफल आ रहा है, तो वो संख्या 18 हो गई। ठीक है साहब। अब वो बोल रहा है कि यदि उस संख्या के तिगुने को, यानी कि संख्या 18 थी ना, इसके 3 गुने को, 18 तिया कितना होता है? 54 को, है ना? 18 तिया 54 ही होता है, 8 तिया 24, हाँ ठीक है 54 ही होता है ना? तो इसको अगर 5 से आप डिवाइड करोगे तो आपको शेषफल क्या मिलेगा? तो बड़ा आसान है, 5 एकम 5 कर लेंगे तो खत्म, 4 का 0 तो आपका 4 ही बच जाएगा, है ना? इस प्रकार से भाग नहीं जाए उसकी 0 तो 4 बच जाएगा, यानी कि शेषफल क्या प्राप्त होगा? 4 होगा। इसमें डायरेक्ट मत करिएगा, आपको संख्या का 3 गुना प्राप्त करने के लिए वो संख्या माननी पड़ेगी। और संख्या क्या मान लेंगे आप? देखिए 15 से भाग लगाने पर 3 प्राप्त हो रहा है, 3 शेषफल मिल रहा है, तो मैं वो 3 जोड़ दूंगा 15 में, तो संख्या आ गई 18, और आपने 18 में भाग लगाया तो 3 बच रहा है, यानी कि संख्या 18 हो सकती है। अब वो संख्या मान ली और 18 का 3 गुना किया तो 54 आया, और उसको 5 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? तो आपका 4 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर। और एक क्वेश्चन दूसरा आता है जिसमें क्या होता है, ऐसा 3 गुना कुछ नहीं रहता है, डायरेक्ट शेषफल दिया रहता है, वो बोल रहा है कि उसी संख्या को इससे करेंगे तो डायरेक्ट शेषफल में भाग लगा देते, पर यहाँ 3 गुना करने को बोला है तो संख्या निकालनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा फिर मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा, करने की कोशिश भी करिएगा। लिखा हुआ है कि गणित का सामुदायिक महत्व है। समुदाय के रूप में गणित का क्या महत्व है? नैतिक दृष्टि से महत्व है, सामाजिक दृष्टि से महत्व है, सांस्कृतिक दृष्टि से, या उपरोक्त सभी? तो ऐसे प्रश्न का आंसर जो है वो इस प्रकार से आता है कि गणित का सामुदायिक महत्व जो है नैतिक दृष्टि से भी है, सामाजिक दृष्टि से भी है, सांस्कृतिक दृष्टि से, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लीजिएगा, देखिएगा। एक आदमी अपनी आय का 1/4 भोजन पर, यानी जितनी आय है उसमें से 1/4 क्या कर रहा है? भोजन पर, और 2/3 घर के किराए पर, और शेष जो बचे हैं 630 रुपए अन्य वस्तुएं खरीदता है उन पैसों से। तो उस व्यक्ति के घर का किराया कितना है? आपको बताना है उसका घर का किराया कितना है। 5040 है, या 3520 है, 4890 है, या 4458 है? करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे किया जाता है। तो आपको क्या करना है, जो भिन्न है उसको पहले जोड़कर एक ऐसी भिन्न बनाना है जिससे टोटल निकल के आए। देखिए मैं जोड़ता हूं, आप जोड़िए 1/4 को, है ना, प्लस करिए काई से 2/3 से, इससे एक भिन्न निकलेगी। देखिएगा 4 और 3 का एलसीएम आप लेते हैं तो वो आता है 12, है ना, यानी कि टोटल इनकम आपकी 12 है। ठीक है। अब 4 से करेंगे 4 तिया 12 और 3 एकम 3, है ना, प्लस 3 से करेंगे 3 चौक 12 और 4 दूनी 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी कि आ जाएगा 11/12। कितना आ जाएगा? 11/12। यानी कि आप समझिए कि 12 आपकी इनकम है, जिसमें से ये खर्चा हो गया कितना? ये और ये मिला के 11, यानी कि उसने क्या किया? भोजन और घर के किराए पर 11 चीजें खर्च कर दी, यानी कि 12 टोटल था, उसमें से 11 खर्च कर दिया और बचा कितना? 630। तो ये जो 630 है ये आपका बराबर हो जाएगा कि इसके 11 घटा दो तो 1 के बराबर, और ये 630 अगर 1 के बराबर है तो आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि घर का किराया। तो घर का किराया कौन सा वाला था? तो ये वाला था। अगर टोटल इनकम पूछता तो हम 12 का गुणा करते, लेकिन उसने क्या पूछा कि घर का किराया, तो घर का किराया 2/3 था, तो 2/3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 के रूप में देखे तो 8 आ रही है, तो 8 का गुणा करना पड़ेगा। 8 0 की 0, है ना, 8 तिया 24 का 4 हंसी लगा 2, 8 छंग 48 और 2 50, यानी कि 5040 जो है उसके घर का किराया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आपके भिन्न वाला जो चैप्टर दिया है, भिन्न की अवधारणा, उससे संबंधित प्रश्न है ना। चलिए, और ऊपर स्थानीय मान वाला था। वैसे ज्यादातर मैं आपके सिलेबस के ही लाता हूँ, आउट ऑफ सिलेबस तो कभी कभार हो जाते हैं, है ना, चिंता मत करिएगा। वो भी वैसे काम की है, क्योंकि जिन लोगों ने वर्ग 1 2 दी होगी वो भली भांति जानते होंगे कि वो क्या पूछता है और कितना सिलेबस में से पूछता है। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, पढ़िएगा। इसको लिखा हुआ है कि गणितीय पदों को
परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। गणितीय पदों को परिभाषित करने का समुदाय का उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, व्यवहारगत है या क्रियात्मक है? तो देखिएगा, समुदाय के रूप में जो गणित के पद हैं वो व्यवहारगत होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारगत उद्देश्य है, यानी कि व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग होता है गणितीय पदों का, इसलिए व्यवहारगत उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने है। जिन लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन को, समझिएगा कि आपकी तैयारी बेहतरीन है ना। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 37 के 2 हिस्सों में विभाजित कीजिए 37 को, जिससे क्या हो, पहले हिस्से का 5 गुना और दूसरे हिस्से का 11 गुना एक साथ 227 हो। करने की कोशिश करिएगा, इससे आपका आंसर आएगा। करने की कोशिश करिएगा। इस प्रश्न को, वीडियो को रोक लीजिए। सभी मित्रों से निवेदन है मेरा, पेन कॉपी लेकर जरूर बैठा करो यार, है ना। ऐसा जो करते हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो पेन कॉपी लेकर बैठते हैं और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके लास्ट में डेली जो कमेंट भी करते हैं सर 30 आउट ऑफ इतना सिलेबस, इतना आपका स्कोर रहा, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वो वाकई में तैयारी कर रहे हैं व्यवस्थित तरीके से, और करते रहिए। निश्चित तौर पर आपकी सफलता का नियम ही यही है कि निरंतरता। सफलता का नियम क्या है? लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, लेकिन ये नहीं है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। यानी कि निरंतरता अगर किसी काम में रही, किसी काम को लगातार करते रहे तो वो हो ही जाता है ना। तो ये पढ़ाई भी करते रहेंगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा एक दिन, है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को करने पर आ जाते हैं। देखिए, एक इसको 2 हिस्सों में बांटा है 37 को, यानी कि मान लो एक्स और वाई में बांटा, और इन दोनों को जोड़ने पर आपका 37 आता है। यानी कि 2 हिस्से मैंने बांट दिए एक्स और वाई, जिनको जोड़ने पर 37 आता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब वो बोल रहा है कि पहले हिस्से का 5 गुना करो, यानी कि इस एक्स का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे हिस्से का 11 गुना करोगे तो ये 11y हो जाएगा, और बराबर करोगे तो 227 आना चाहिए, इसने खुद ने बोला है, ठीक है साहब। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने देखा कि यहाँ 5x है और यहाँ x है, यहाँ 11y है और यहाँ y है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, ये वाली जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा इसके बराबर लाने के लिए एक कोफिशिएंट या फिर एक एक्स को मेरे को बराबर करना पड़ेगा, ताकि एक्स वाई की वैल्यू में निकाल सकूं। तो इसको 5x के बराबर करने के लिए पूरे में 5 का गुणा कर दिया। क्या किया मैंने? पूरे में 5 का गुणा किया, तो ये हो गया 5x, ये हो गया 5y, और इस 37 को 5 में गुणा किया तो 5 7 35 का 5, हासिल लगा 3, और 5 या 15 और 3 कितना होता है? 18, यानी कि 185 आया। कितना आया? और 185 आ गया। यानी कि आपकी एक इक्वेशन बन गई 5x + 5y बराबर 185, ठीक है। अब आप देखते हैं कि 5x से 5y कट जाएगा, आप देखेंगे इसको काट दीजिए, और इसको यहां से 11y में से इसको माइनस कर दीजिए, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो आप 11y में से इसको माइनस करते हैं तो 11 में से 5 गया तो 6y बराबर इस 227 में से ये 185 घटेगा, 7 में से 5 गया आएगा 2, और यहाँ कितना 12 में से 8 गया तो 4, 42 आ रहा है। यानी कि एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 6 7 42, यानी कि वाई की कितनी वैल्यू आ गई? 7 आ गई। तो आप देखेंगे कि y की वैल्यू 7 आ गई, तो आप देखेंगे कि ये अगर 7 है y, तो x कितना हो जाएगा? टोटल 37 है, तो y 7 है तो x 30 हो जाएगा। तो 30 और 7 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप उनको डील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लीजिएगा 10 वाला आपके सामने, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि गणित एक विज्ञान है, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम नेसेसरी उसके जो कंक्लूजन हम निकालते हैं। तो यह कथन किसका है? न्यूटन का है, पियर्स का है, आइंस्टाइन का है, या आर्यभट्ट का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का बी वाला, यानी कि पियर्स ने कहा था, है ना। इसका कथन था कि गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष हम निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लीजिएगा आपके सामने, देखिएगा। एक रेडियो की कीमत में 20% की कमी की गई, और इस कम की गई तो इसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तो इस बिक्री पर शुद्ध प्रभाव कितना था? बिक्री क्या हुई? 44% ज़्यादा हो गई, है ना। 44% की कमी हो गई, या फिर 66% की वृद्धि हो गई, या 75% की कमी हो गई? तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। देखिएगा, आप करने की कोशिश करिए, देखते हैं आपसे बनता है ना। बनता है तो बहुत अच्छी बात है ना। और देखिएगा, करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हम क्या करते हैं, फर्ज समझिए कि आपके यहाँ मैं लिखता हूँ कि यहाँ समझिए कि यहाँ लिखता हूँ प्राइस, है ना।
किसी भी चीज़ की प्राइस, फिर इंटू करता हूँ कमोडिटी, कमोडिटी, या फिर एक काम करो इसको यहाँ पे लिखो, एक मिनट, वस्तु लिख दो, यानी कि कोई भी प्राइस है और वस्तुएं कितनी है, और बराबर आ जाएगा आपका आपको इनकम आ जाएगी, बराबर इनकम आ जाएगी। मान लीजिए कि 100 प्राइस है, यानी कि एक कोई भी चीज़ है वो 100 रुपए की बिकती है, और अगर आप 100 वस्तुएं बेच देते हो ऐसी, मतलब एक वस्तु 100 रुपए की है और ऐसी 100 वस्तुएं बेच देते हो, तो इनकम कितनी आ जाती है आपकी, तो आप बोलोगे कि 10,000 रुपए हमारी इनकम हो जाएगी साहब। ठीक है, अब क्वेश्चन पर नजर डालो। लिखा हुआ है कि रेडियो की कीमत 20% कम की गई, तो प्राइस 20% कम की गई, तो 100 से 20% कम करते हैं तो आपकी प्राइस कितनी हो जाती है, अब 80 हो जाती है। ठीक है साहब, यहां तक कोई समस्या किसी को, कोई समस्या नहीं। अब देखिएगा कि इसकी बिक्री में, यानी कि जो वस्तुएं बिक रही थी, यानी कि 100 वस्तुएं बिक रही थी, उसकी जगह 80 वृद्धि हो गई, यानी कि 100 की जगह अब कितनी बिकने लग गई, तो 180 बिकने लग गई। कितनी बिकने लग गई, 180। तो आपकी बिक्री पर या फिर इनकम पर क्या शुद्ध प्रभाव पड़ा, तो वो हम देख लेंगे। तो 0 से 0, 2 0 तो आपकी ये आई गई है ना। अब 8 का 18 हम गुणा कर देंगे, तो 8 उठी 64 का 4, हासिल लागत 6, और 8 एकम 8 और 6 14, यानी कि आपका 10,000 से अब 14,400 की इनकम होने लग गई। तो आपको दिख रहा है, आप 2 0 काट लो, 100 से 44 हो गया, तो 44% की वृद्धि हो रही है, जो कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी कभी बन जाए आपके, तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, है ना। देखिए, आप इस प्रश्न को आउट ऑफ सिलेबस मत समझिए, परसेंटेज देखकर इसको आउट ऑफ सिलेबस समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि मान लो 20% की जगह उसने बोल दिया कि 1/5 कम की गई, तो 20% भी 1/5 ही होता है। आप सभी अगर समझदार हैं, आपको गणित आती है, तो आप समझिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस कोई नाम की चीज़ होती नहीं है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो आउट ऑफ सिलेबस को होती है, ये अगर 1/5 कर दिया ने, वो बोल दे कि इसमें 4/5 की वृद्धि होती है, 80 को लिख दे 4/5, तो ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन होते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं। कौन सा वाला, कि प्राइस वस्तु करते हैं तो इनकम आती है। तो ये आप निश्चिंत होकर रहिए। देखिए, हम काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, आप और मैं जनवरी से शायद जुड़े हुए हैं, है ना। जनवरी में मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था एमपीटेट के लिए, श्याम सर ने बोला था, उसके बाद मैंने वीडियो डाले थे। पहली सीरीज मैंने डाली थी, वो 1000 क्वेश्चन में लेकर आया था, जिसमें 5-7 वीडियो ही हुए थे, और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया था कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो मैं फिर बोर्ड पे भी पढ़ाने आया था, फिर लाइव क्लासेस मैंने ली थी। तो हम लोगों का रिश्ता ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों की तैयारी बेहतर से बेहतर हो। तो आप निश्चिंत इस बात पर रहिएगा कि जो आपके लिए लाया जा रहा है वो निश्चित तौर पर आपको फायदा ही पहुंचाएगा। वैसे भी अभी तक अगर आप मूल्यांकन करें, स्वयं का मूल्यांकन, तो आप समझ सकते हैं कि जनवरी से लेकर अभी तक की जो आपका सफर रहा है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपने नई सीखी हैं, है ना। तो इस बात पर आप निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल, और जो आपको करवाया जाए आप बिल्कुल आंख बंद करके करिए, है ना, उससे आपको फायदा ही पहुंचेगा, है ना। बाकी आप अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ते रहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, आपको पढ़ना भी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। सिलेबस ज़्यादा आपका खास है नहीं, इसलिए थोड़ा सा बाहर से भी लाना पड़ता है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं। वैसे तो ये वाला तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन डेली जो क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट लाए जाते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, सीता सब्जी वाले सब्जी खरीदती है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, राहुल अपने खेत में चाचा के साथ काम कर रहा है, और सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। देखिए, आपका जो इसमें कौन से में गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। देखिए, सब्जी खरीदने में पैसों का लेन देन होगा, तो यहाँ तो प्रयोग हो रहा है। पिताजी का बही खाता जांच रहा है, मतलब बही खाता जांचना मतलब एक तरह से पैसों का लेन देन ही जांच रहा है, यानी कि यहाँ गणित का प्रयोग हो रहा है। अब खेत में काम कर रहा है, तो इसमें कोई गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। बाकी धूप में सब गिन रही हैं, कपड़े गिन रही हैं, तो इसमें भी गिनना यानी कि काउंटिंग हो रही है। तो इन तीनों में प्रयोग हो रहा है, बाकी इसमें नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। एक घन है जिसका आयतन इस घनाभ के बराबर है, तो उस घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, करने की कोशिश करते हैं। पहले तो इस घन का आयतन भी उस घनाभ के बराबर है, तो घनाभ का आयतन हम निकालते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, आप सभी को पता होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है घनाभ क्यूबॉइड का, है ना। तो आप 9 गुणित 6 गुणित 5 है ना करते हैं, 9 गुणित 6 गुणित 5 करते हैं, तो आपका क्या आता है, 5 छंग 30, 3 नम 27, यानी कि हाँ देखिए 9 छंग 54, एक कम करिए, 6 पंजे 30, 3 नम 27, तो 270 आएगा। नहीं, यहाँ मैंने 4 कर दी, 4 करना था, जबकि मैं 5 लिख रहा हूँ, गलती हो जाई। 9 6 और 4 करना है, ठीक है। 9 छंग 54,
9 5 45, 9 6 54 गुणित 4, तो आप करेंगे 4 चौक 16 का 6, हंसी लगा 1, 4 5 20 और 1 2 216। तो अब वो बोल रहा है कि 216 एक घन का आयतन भी है, तो घन की भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब बराबर होता है, तो किसका क्यूब होता है 216, तो उसका 6 का होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। लिखा हुआ है कि गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है। गणित का जो ज्ञान है समाज में जीने के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर करती है, या फिर गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि प्रत्येक में आवश्यक इसलिए माना जाता है क्योंकि उपरोक्त सभी ये सारी चीजें जो है वो आपकी जरूरी है। गणित शिक्षण व्यवहारगत भी होती है ना, सामाजिक क्रिया गणित पर निर्भर भी होती है, और गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास भी करता है, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आपके सामने करने की कोशिश करिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि यदि किसी आयताकार आकृति की लंबाई एवं चौड़ाई दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिएगा 40%, 44%, 20% या 80%, करने की कोशिश करिएगा किस प्रकार से होगा। तो देखते हैं, आप देखिएगा कि मैं क्या करता हूं, आयत की लंबाई चौड़ाई मान लेता हूं 100, आप क्या करेंगे 20-20 करके 40 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है लंबाई चौड़ाई हम दोनों को 100 मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारा आंसर आ सके, है ना। तो 100 गुणित 100 हमारा हो जाएगा 10,000। अब वो बोला कि दोनों 20-20 की, तो यहाँ 120 और यहाँ भी 120 कर दूंगा ताकि मेरा नया क्षेत्रफल आ जाए। तो नया क्षेत्रफल आएगा 144,000। तो आप देखते हैं 10,000 से 14,400 आ गया, तो देखते हैं कि 4,400 की वृद्धि हुई जो कि 10,000 पर हुई, तो परसेंटेज में कितना, तो आप देखेंगे 44% आ जाएगा, है ना। तो 44% इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 वाला देखिएगा। लिखा है कि गणित की समाज में आवश्यकता होती है, गणित की समाज में आवश्यकता होती है लेन देन में, व्यापार व उद्योग में, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि समाज में आवश्यकता क्यों होती है, लेन देन में होती है, व्यापार उद्योग में भी होती है, यानी कि ए और बी दोनों में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 वाला आपके सामने। लिखा हुआ है कि एक भिन्न का अंश हर का आधा है, कोई भिन्न है जिसका अंश जो है उस हर का आधा है, यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाती है और हर में 19 की कमी की जाती है तो भिन्न 2 के बराबर होती है, यानी कि भिन्न का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वह भिन्न क्या है, चलिए करने की कोशिश करते हैं, देखिए किस प्रकार से करेंगे। अब मान लीजिए कि आपकी जो भिन्न है वो इस प्रकार से कि अंश हर का आधा है, तो अंश अगर x है तो हर 2x रहेगा, समझने की कोशिश करिए। अंश यानी कि ऊपर की चीज और हर यानी कि ये, तो 2x का आधा ही है x, है ना। अब वो बोल रहा है कि अंश में 7 की वृद्धि की जाती है तो 7 जोड़ दो, और आपके हर में 19 की कमी की जाती तो 19 घटा दो, और उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो भिन्न है उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे तो भी सोल्व हो जाएगा, और आप ऑप्शन उठा के करते हैं तो भी आपका सोल्व हो जाएगा। आप ऑप्शन कोई सा भी उठा के करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे पहला वाला। चलिए इसको ही सोल्व कर लीजिए आप, तो ये x + 7 ही रहेगा, और ये 2 का इंटू इधर होगा तो आपका आ जाएगा 4x - 38 बराबर x + 7। अब ये x इधर आके माइनस हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, और यहाँ 38 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 38 और 7 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना, 38 में 7 जोड़ेंगे 38, 2 40, 40 × 45, ठीक है 45 हो जाएगा। और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 से करेंगे 15, तो x की वैल्यू 15 यानी कि आपकी ऊपर आ जाएगा 15, नीचे 2x है यानी कि 30 आ जाएगा, तो 15/30। अब आप करके भी देख सकते हैं, 15 में से आप 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 8, और इसमें से नहीं 7 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22, 15 7 22, और इसमें 19 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 19 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो इससे आपका 2 मान आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, 15/30 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप ऐसी इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हैं, और जिन लोगों से, जिन भाइयों बहनों से नहीं बनती है इक्वेशन, वो डायरेक्ट ऑप्शन भी उठाकर कर सकते हैं। वो बोल रहा है कि वह भिन्न कौन सी है, तो चारों ट्राई करके देख लो। जो बोला है कि अंश में से 7 बढ़ा दो, तो 7 में 7 बढ़ा के भी देख लो, और 14 में से 19 तो जाएंगे नहीं, यानी कि पहला तो गलत हो जाएगा। फिर 12-24 में भी करके देख लो, 15-30 में भी करके देख लो, जहां आंसर 2 मिल जाता है वो सही हो जाएगी, है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 वाला आपके सामने, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ कि गणित की उन्नति
और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। गणित की जो उन्नति होती है और जो वृद्धि होती है गणित में, वो देश की संपन्नता से संबंधित है। निम्न में से किसका कथन है? स्किनर ने कहा, नेपोलियन ने कहा, जीन पियाजे ने कहा, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो बात कही थी ये किसने कही थी? देखिए आंसर देखते हैं, एक मिनट। आपका बी है, यानी कि ये जो बात कही ये आपकी नेपोलियन ने कही है ना। नेपोलियन ने कहा था कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिएगा, लिखा हुआ है कि महत्तम एवं लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा? प्रश्न थोड़ा सा लॉजिकल है, समझने की कोशिश करिएगा फिर आंसर लाइएगा कि महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, महत्तम यानी कि बड़ी से बड़ी और लघुत्तम यानी कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो। ऐसी जो सबसे बड़ी हो लेकिन 100 से कम हो, और ऐसी जो 100 से कम हो। दोनों कौन सी? लघुत्तम भी 100 से कम लेनी है और महत्तम भी 100 से कम ही लेनी है। इनके बीच अंतर क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी आपकी जो है महत्तम अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 93 है कि कौन सी है? 97 है ना। तो 97 है ना सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 100 तक की बात कर रहा हूं, है ना। 99 तो होगी नहीं, 95 भी नहीं होगी, 91 भी नहीं होगी, 93 जरूर है। 93 भी नहीं है, केवल उस लाइन में 97 ही है जो अभाज्य संख्या है ना। अब उसमें से क्या घटाना है? सबसे लघुत्तम, ये महत्तम हो गई है ना, और इससे लघुत्तम। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं तो वो 2 होती है। तो 2 होती है, यानी कि 97 में से 2 जाएगा। इनका अंतर पूछा है, ये देखो, तो अंतर 95 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका। तो बहुत सी बार प्रश्न आसान होता है, थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी जो है अटपटी होती है, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी प्रश्न को जब आप एग्जाम दे रहे हो तो मेरी सलाह मानिएगा, प्रश्न को समय जरूर दीजिएगा। हड़बड़ी में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और हम गलत आंसर कर बैठते हैं। वो आपका जो समय है 2 घंटे का, उसमें थोड़ा सा शांत मन से करिएगा प्रश्न को। प्रश्न जैसा ये दिया है इसको 1 मिनट जरूर दीजिएगा। हर प्रश्न को पढ़ने के लिए 1 मिनट आप मिनिमम उसको दीजिएगा। आराम से पढ़िएगा, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। यूं नहीं कि एकदम से पढ़ लिया, एकदम आंसर क्या आ रहा है मेरे को तो आता है ये फटाफट। तो क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो सिंपल वाले ही गलत होते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार की गलती आपसे ना हो, है ना। सिलेक्शन हम सभी को लेना है। चलिए, कम से कम आपके सभी जो लोग देखते हैं उन सभी का सिलेक्शन होना ही चाहिए, है ना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। सामुदायिक गणित में अंतर्निहित होता है। सामुदायिक जो गणित होती है, समुदाय में जो गणित काम आती है, उसमें क्या निहित होता है, उसके अंदर क्या होता है, मतलब किसके अंदर होता है वो सामुदायिक गणित? त्रिकोणमिति में होता है, अंक गणित में होता है, समाकलन गणित में, या अवकलन गणित? तो आपको पता है कि जो समुदाय की गणित है वो किस में निहित होती है? तो अंक गणित में होती है। यानी कि अंक गणित आपके पूरे समुदाय में काम आती है, आम जीवन में काम आती है, व्यवहारगत जीवन में, व्यावहारिक जीवन में काम आती है। तो आपका अंक गणित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, आपके सामने करने की कोशिश भी करिएगा। लिखा हुआ है कि एक 2 अंकीय संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, यानी कि दोनों अंकों को जोड़ने पर 8 आता है, ठीक है। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है, यानी कि उसमें से अगर आप 36 घटा दें तो उसके जो अंक हैं एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, अंकों का स्थान बदल जाता है, तो वह संख्या कौन सी है? चलिए ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। 26 तो कट जाएगा, क्योंकि 26 पे से हम 36 घटा नहीं सकते, यानी कि ये वाला तो खत्म। 35 में से भी नहीं घटा सकते, ये भी खत्म। 53 में से हम घटा के देखेंगे, 13 में से 6 गया तो कितना आता है? 13 में से 6 गया तो 3 और 3 7 आता है। तो 35 का 37 तो हो नहीं सकता, 53 का यहाँ पर 57 जैसी 7 संख्या तो आन रही। तो आपका ऑप्शन 62 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। 62 में से 36 आप घटा के देखेंगे, 12 में से 6 गया तो 6 इधर बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2, तो 62 का हो गया 26, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वो संख्या क्या है? 62 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपके सामने 22 देखिएगा। लिखा हुआ है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाने के लिए गणित का पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण होता है, या फिर बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, या फिर बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना, या उपरोक्त सभी? तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व इसलिए होता है कि बच्चों को सामाजिक गतिविधि की सक्रिय भूमिका में सक्षम बनाने के लिए, और बच्चों में नैतिक मूल्यों का भी विकास हो, या बच्चों के बौद्धिक स्तर का भी विकास हो। तो ये तीनों चीजें होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका और उपरोक्त सभी वो वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। देखिएगा आपके सामने
करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि अमित और अनिल की वर्तमान आयु का औसत 32 वर्ष है। देखिए ये औसत दिया हुआ है, यानी कि आप टोटल आयु निकाल पाएंगे। करने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है कि यदि अमित जो है अनिल से 6 वर्ष छोटा है, अनिल से 6 वर्ष छोटा है, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है। देखिए करने की कोशिश करते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 32 का डबल कितना होता है आप बता दो, क्योंकि 2 लोग हैं तो मैं क्या करूंगा, 2 का गुणा कर दूंगा औसत में, तो 32 का डबल होता है 64, है ना। अब वो बोल रहा है कि दोनों में 6 का अंतर है, तो मैं 6 का अंतर पहले ही हटा देता हूं। अंतर हटा दिया यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 6 का अंतर हटाया मैंने, तो 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, 4 गया, 2 और गया तो 58 आएगा। 58 2 60 और 4, हाँ ठीक है 58 आएगा। और 58 के हिसाब से जो है दोनों की उम्र कितनी कितनी हो जाएगी, तो आपकी इसकी भी हो जाएगी 29, है ना, और इसकी भी हो जाएगी 29। अब बड़ा कौन है, किसकी पूछा है, अनिल की। उसने बोला कि अमित जो है अनिल से 6 वर्ष बड़ा है। अब अनिल से बड़ा है यानी कि अनिल तो छोटा वाला है, यानी कि आपकी उम्र 29 हो जाएगी। तो 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका। आप चाहें तो इस प्रकार से करिए और चाहें तो इस प्रकार से करिए। कैसे, एक की उम्र मान लीजिए x, यानी कि मान लीजिए अमित की उम्र x है और अनिल से नहीं अनिल की x मान लीजिए और अमित की इससे 6 साल बड़ी है, तो इसको x + 6 मान लीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए और कर लीजिए 32 का डबल 64। क्यों कर लीजिए, क्योंकि औसत 32 है तो टोटल हो जाएगा 64, है ना। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बड़ा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि गणित की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, वह जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि उसमें खोज संबंधी भी होता है। तो प्रयोगशाला विधि, प्रायोजन विधि, विश्लेषणात्मक विधि या संश्लेषणात्मक विधि या विश्लेषणात्मक विधि। देखिए अज्ञात से ज्ञात की ओर आप सभी को याद आ रहा होगा, कौन सा, आगमन। आगमन में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, यह बात सही है। लेकिन आपकी खोज करने की प्रवृत्ति भी इसमें होती है। तो खोज करने की प्रवृत्ति इनमें से किसमें हो रही है, तो विश्लेषणात्मक, जिसमें विश्लेषण किया जाता है उसमें खोज भी की जा सकती है। और अज्ञात से ज्ञात की ओर भी इसमें जाता है न, अज्ञात होता है उससे ज्ञात करते हैं हम उसका विश्लेषण करके, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 के मिनट के अंतराल पर बजती है। देखिए ऐसे प्रश्न का मैंने आपको बता रखा है, जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं इसको उनको सभी को पता है, और जो लोग नहीं फॉलो करते हैं, देख रहे हैं आज 56वां मॉक टेस्ट देख रहे हैं, इनको आपको मिल जाएगा। आप यूँ सर्च करिएगा मैथ्स मॉक टेस्ट बाय विनोद सर, तो आपको लाइन वाइज मिल जाएगा। फिर उसमें नाम डालते रहिएगा, 1 वाला, फिर डालिएगा 2, 3, ऐसे मिल जाएगा। और चाहे तो मैथ्स की सुपर सीरीज है ना, 1000 सुपर सीरीज प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है कि 9, 12 और 15 का आप लोगों का एलसीएम लेना रहता है। क्या लेना रहता है, एलसीएम। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आप करने की कोशिश करिएगा 15 और 9 का। तो आप देखते हैं 15 दूना 30, 15 × 3 = 45, 15 चौक 60, 60 में नहीं जा रहा, हाँ 15 × 75, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 105 में भी नहीं, 15 × 8 = 120, 120 में भी नहीं जा रहा है। तो आप देखिए एक काम करिए, इसको 9, 12, 15 को ले लीजिए, है ना। तो 150 में भी नहीं जा रहा। चलो देखिए करने की कोशिश करते हैं हम। देखिएगा यहाँ सबसे बड़ा जिससे जा रहा है ये देखते हैं, 3 × 3 = 9, 3 चौक 12, 3 × 5 = 15, तो इससे आ जाएगा डायरेक्ट। 3 चौक 12, 12 × 5 = 60, 60 × 3 = 180, तो 180 इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, और 180। तो 180 एलसीएम आ गया। तो आप क्या करिएगा कि इससे डायरेक्ट आ जाएगा। तो 180 एलसीएम आया, यानी कि अब ये बजेगी 180 मिनट के बाद। वो बोल रहा है ना 3 घंटियां अलग अलग अंतराल पर बजती है, तो अब 180 मिनट के बाद बजेगी। अभी 8 बजे बजी थी, तो 180 मिनट बोले तो कितने घंटे, तो आप देखेंगे 60 से भाग लगाएंगे तो 60 × 180 यानी कि 3 घंटे बाद। तो अभी 8 बजे, तो 3 घंटे बाद यानी कि 8 × 8 और 3 = 11, है ना। तो 11 बजे बजेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, है ना। अंतराल जब भी दे तो आपको क्या करना है, उनका एलसीएम निकालना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 लिखा हुआ है कि विद्यार्थी एक आयत और एक वर्ग के में विभेद कर सकता है, यानी कि उसमें अंतर बता सकता है जब उसे
क्या हो कि दोनों की समानता और असमानता का ज्ञान हो, दोनों को देखते ही परिभाषित कर सके, या फिर दोनों को देखते ही चित्र बना सके, या उपरोक्त सभी। तो आप देखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि उसे उसकी समानता और असमानता पता होगी जब वो विभेद कर सकता है। उसे पता होना चाहिए कि उन दोनों में समानता क्या रहती है। उनमें समानता ये रहती है कि 4 भुजाएं रहती है, ठीक है, पर असमानता ये रहती है कि एक में जो है भुजाओं में अंतर होता है और एक में चारों भुजाएं समान होती हैं। तो देखकर वो बता नहीं सकता, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उसको जो है समानता और असमानता का अगर ज्ञान होगा तभी वह देखते ही परिभाषित कर पाएगा, तभी वो चित्र भी बना पाएगा। तो चित्र बना सके ऐसा जरूरी नहीं है ना, कि विभेद करने के लिए उसे चित्र बनाना आना जरूरी हो। बस उसे क्या होना चाहिए, दोनों की समानता और असमानता का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा विवेक से काम लीजिएगा, थोड़ा रुक कर, थोड़ा सोच कर, थोड़ा समझ कर आंसर लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक खिलाड़ी की 10 पारियों का रनों का औसत 50 है, यानी कि 10 पारियों में 50-50 रन बनाता है, ठीक है। तो 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। तो देखिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए 10 पारियों का रनों का औसत 50, यानी कि 50-50 सभी में बनाए, तो कुल बनाए होंगे उसने 500। कितने बनाए होंगे, 500। अब वो बोल रहा है कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। औसत 50 है और 2 की वृद्धि हो जाए तो 52 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे गुणा करने पर 5 और 2 लिखा और बीच में लिख देंगे इन दोनों का योग जो कि 7 होता है। तो आप देखेंगे 500 से 572 हो गया, यानी कि 11वीं पारी में 72 रन एक्स्ट्रा बने, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कितने रन बनाने होंगे, 72 रन, जो कि 72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि किसके अनुसार, किसने ऐसा कहा था कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। हिटलर, आर्यभट्ट, नेपोलियन, भास्कर। अरे यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट आ चुका है शायद। अभी हम लोगों ने किया था ना कि देश की उन्नति और वृद्धि, इसमें संपन्नता का ये कुछ ऐसा था जो किसने कहा था। तो ये इसने कहा था, किसने, नेपोलियन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, करने की कोशिश करिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच 3, 4, 5 का अनुपात है। यदि त्रिभुज का परिमाप 144 सेंटीमीटर 144 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच क्या अंतर होगा। आपको बताना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच अंतर क्या होगा। देखिए परिमाप क्या होता है, देखिए मान लीजिए इस प्रकार से आपका त्रिभुज है ना। त्रिभुज तो शानदार बनाया मैंने, है ये बात तो है। चलो अब वो बोल रहा है इनमें भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है। तो आप समझिए कि वो त्रिभुज कैसा होगा, इस प्रकार का होगा। मैंने ये बना दिया, पर 3, 4, 5 का अनुपात है, मतलब त्रिभुज आपका राइट एंगल ट्रायंगल। उससे कोई मतलब नहीं है, हमें परिमाप से लेना देना है। परिमाप का मतलब होता है एक तरह से, मेरी भाषा में मैं कहूँ तो परिक्रमा। जो अपन जाते हैं ना मंदिर में जाते हैं और के एक परिक्रमा लगा के आप फिर अपन जाते हैं पीछे उधर गली में जाके, उधर भी भगवान बैठे रहते हैं, उनको अपन यूँ धोख देते हैं, है ना। और वो जो घूमते हैं चारों तरफ, तो वो परिक्रमा कहलाती है। सेम मैं इन आकृतियों के साथ भी करता हूँ कि मैं यहाँ से चलता हूँ और इस आकृति के चारों तरफ या फिर तीनों तरफ जितनी भी तरफ हो वो घूम के वापस जहाँ से चला वहीं आ जाता हूँ। तो उसको मैं कहता हूँ परिमाप। यानी कि भुजाओं का योग होता है वो। दरअसल होता क्या है, यहाँ से यहाँ चला इस भुजा का योग, यहाँ से यहाँ इस भुजा का, और यहाँ से यहाँ इस भुजा का योग। तो तीनों भुजाओं का योग जो है वो परिमाप कहलाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में परिमाप 144 दे रखा है और उन भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3, 4, 5, यानी कि जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5, 4, 9, 9, 3, 12, यानी कि 1 बराबर आपका आ रहा है 12। अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो सभी भुजाएं निकालिए और अंतर लीजिए, और चाहें तो डायरेक्ट अंतर का गुणा कर दीजिए। कैसे, सबसे बड़ी भुजा 5 और सबसे छोटी भुजा 3, यानी कि 5 और 3 में अंतर कितना, 2 का। तो 12 दूना 24 हो जाएगा। और चाहें तो आप 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, और ऐसे निकाल के भी अंतर करेंगे तो भी 24 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। उपरोक्त कथन किसका है। देखिएगा मार्शल, लॉक, गैलीलियो या रसेल। तो किसने कहा था कि गणित एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापना होती है, जिससे तर्क करने की आदत उनकी बनती है। ऐसा किसने कहा था, तो ये कहा था लॉक ने, है ना। तो ये बच्चों के मन मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क में ये बात लॉक कर लो कि मस्तिष्क वाली बात किसने कही थी, लॉक ने। तो लॉक कर लिया जाए, है ना। चलिए कंप्यूटर जी इसका आंसर लॉक कर दिया जाए, ठीक है। चलिए भैया, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े, आप क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। अब आप लोगों को स्कोर कमेंट करना है, कितना स्कोर रहा, वीडियो कैसा लगा। और एक काम जरूरी से करिएगा, वो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिएगा, है ना। किसके साथ, तो आपके जो ग्रुप वगैरह है या फिर अपने पक्के दोस्त रहते हैं ना,
पक्के दोस्त रहते हैं, अपने सखी सहेलियाँ, उनके साथ शेयर करिएगा, है ना। चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक और जानकारी, किसी को अगर कोर्स वगैरह परचेस करना हो तो आप चाहें तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ये आपका घर बैठे पूरा कोर्स 499 में, और आपका इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, फ़ोन लगा दीजिएगा, आपको कोर्स आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे कमेंट करते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।